भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी हर बात को राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम आ रहे हैं और मानगढ़ धाम की अपनी एक महत्व है। आज़ादी के आंदोलन के वक्त वहाँ पे कितने आदिवासियों ने बलिदान दिया देश के लिए। खुद गोविंद गुरु और उनके साथ कितने लोगों का उस वक्त जबरदस्त उन्होंने आंदोलन किया और उस वक्त बलिदान हुआ। तो जो राष्ट्रीय स्मारक बनना चाहिए उसके लिए प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए। जब आप मानगढ़ धाम में आ रहे हैं तो राष्ट्रीय स्मारक के लिए बीजेपी वालों से बात क्यों नहीं करते? चीफ मिनिस्टर लेटर लिख चुके हैं, सारी बात हो चुकी है। तो ऐसे में अच्छी बात है ना, आप जब मानगढ़ धाम में आ रहे हैं, उस धाम की आप पूरी महत्व समझते हैं तो आपको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। मानगढ़ ऐसी धरती है जहाँ 1913 में बड़ी संख्या में आदिवासियों की शहादत हुई थी गोविंद गुरु के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही इस जगह के प्रति उनका एक विशेष लगाव है और उनकी इच्छा रहती है कि ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं, जिनको इतिहास में बहुत मजबूती से पढ़ाया नहीं गया, दिखाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, ऐसे स्मारकों को वो ज़्यादा महिमा मंडन करें ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले। तो स्वाभाविक तौर पर जनजाति के लोगों के प्रति उनकी जो आस्था है और वो प्रकट होती है। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे मानगढ़ धाम की। मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा में, लेकिन कोई छोटी बात नहीं। अगर धाम कहा गया तो निश्चित रूप से कोई बड़ी बात है। जलियांवाला बाग कांड तो आपने सुना होगा, उससे बड़ा कांड मानगढ़ में हुआ। 1500 भील आदिवासियों को अंग्रेजी हुकूमत ने गोली से मार गिराया था। वो शहादत आज भी एक बड़े धाम के रूप में है। वहां के लोग या राजस्थान के बासिंदे, आसपास के लोग वो एक बड़े धाम के रूप में मानते हैं, एक पवित्र जगह उसे मानते हैं। आजादी के आंदोलन में एक बड़ा आंदोलन मानगढ़ को कहा जाता है और इसकी वजह चर्चा में क्यों है। 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ आ रहे हैं। वहां उस स्थल को लेकर के एक राजस्थान में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी कह रही है कि अब तक किसी सरकार को याद नहीं आई मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की। कांग्रेस इसकी डिमांड कर रही है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करता है। बीजेपी का पलटवार यही रहता है, कितने साल से कर क्या रहे थे। तो राजस्थान में इस बात को लेकर बड़ी बयानबाजी है। इसके सियासी मायने भी हैं, पर्यटक की दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से यह तो एक बिंदु है ही, लेकिन बड़ा बिंदु यह है कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव है, अगले साल राजस्थान और मध्य प्रदेश में होंगे। मानगढ़ धाम वह जगह है, अगर उसके जिले की बात करें तो आदिवासी बेल्ट इधर गुजरात जुड़ता है, एक तरफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में मानगढ़ है। तो बताया जाता है कि बड़ी संख्या में सीटों पर उसका सीधा फर्क पड़ता है। तो चलिए देखना होगा कि मानगढ़ धाम पर चर्चाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन आगे क्या होता है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा से शैलेंद्र दवाई साहब हैं, कांग्रेस से पंकज शर्मा साहब हैं, हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। मोदी साहब आ रहे हैं 1 तारीख को। इस दौरे के कई मायने हैं और होने भी चाहिए, इसमें कोई गुनाह नहीं कर रहा। राजनीतिक दल का अपना एक एजेंडा होता है, लेकिन कांग्रेस ये डिमांड कर रही है कि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना चाहिए। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसको भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कि अब इसकी आवश्यकता है और इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए। योगेंद्र जी, बिल्कुल बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही 60 साल भारत में और अब उनको आदिवासियों की याद आ रही है जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 1 तारीख को मानगढ़ धाम आ रहे हैं, जो कि ऐसा धाम है जहां पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 आदिवासी समुदाय के लोगों ने बलिदान दिया था और अंग्रेजों ने उनको नरसंहार, सामूहिक नरसंहार कर दिया था जब वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे। तो ये एक विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हों, क्रांतिकारी हों, महापुरुष हों, जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हों, उन सबकी पूरा इतिहास उन्होंने वापस से उनको गौरवान्वित कराने का काम किया है। आप देखिए उसी कड़ी में ये 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मानगढ़ आ रहे हैं और निश्चित तौर पे जो अब तक नहीं हुआ, क्योंकि आज तक
आपने देखा होगा किस तरह से आदिवासी समुदाय को, आदिवासी जो समुदाय है उसको कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपना वोट बैंक मांगती थी, ना उनका उन्होंने विकास किया, लेकिन अगर किसी ने उनको गौरव देने का काम किया तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको ध्यान होगा, अगर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने एक दिवस उनको दिया है, गौरव दिवस दिया, और आने वाले समय में भी आप देखिए, अभी आपने कुछ महीनों पहले देखा होगा कि भारत के संविधान का सर्वोच्च पद पर अगर कोई विराजमान है तो आज वो प्रथम महिला आदिवासी विराजमान है। तो ये सब बातें अब भारतीय जनता पार्टी जब आदिवासी समाज को मान सम्मान दे रही है तो कांग्रेस पार्टी इसको अब किस तरह से करे। अब वही बात होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि साहब चिट्ठी लिख देते हैं कि साहब इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो। अरे आप 60 साल तक सो रहे थे क्या भारत में? तो सिर्फ उन्होंने उनको वोट बैंक मांगा और वास्तविक उनको मान सम्मान और उनका अगर किया है तो वो चलिए भारतीय पंकज जी जनता से पार्टी जवाब ने किया। दिलवाता हूं। पंकज जी, सुना आपने कि बात सम्मान की होनी चाहिए थी, मांग की नहीं? देखिए, मैं इसको इस तरीके से कहता हूं कि गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में 1500 से ज्यादा आदिवासियों की जान भी गई, और आदिवासियों की जान किन्होंने ली? अंग्रेजों ने ली। और अंग्रेजों की मुखबिरी का वजीफा कौन उठाता था? आरएसएस के लोग उठाते थे, ये सबको सर्वविदित है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर हमेशा से राजनीति करते हुए आई है। ये राजनीति से पहले चुनावों के जस्ट बाद, जब क्योंकि आपको पता है 2-4 दिन में आचार संहिता गुजरात में लगने वाली है, तभी उनको क्यों याद आता है? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने तो कई बार चिट्ठियां लिखी है, और उन्होंने तो विश्व आदिवासी दिवस पर बाकायदा कई योजनाओं की आधारशिला रखी है। उसके अलावा मैं तो मोदी जी से ये भी मांग करूंगा कि वो स्मारक, जो कि मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी मांग कर, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें किसी भी सिचुएशन में। उसके अलावा जो रतलाम से डूंगरपुर वाला जो रेल मार्ग निर्माण, उसके लिए 1200 करोड़ रुपए पहले हमारी जो सरकार थी केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, वो दे चुके हैं। उसके बाद भी काम रुका हुआ है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें विकास कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सिर्फ आस्था के नाम पर, भले आप राम मंदिर देख लीजिए, मानगढ़ धाम देख लीजिए, और कई जगह देख लीजिए, या चुनाव से जस्ट पहले उनका ये जो बढ़ जाता है, दौरे बढ़ जाते हैं धार्मिक स्थलों पे, सिर्फ और सिर्फ नहीं, तो इसका मतलब अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसमें कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन है। आप आस्था के स्थल, धार्मिक आस्था के स्थल पर इस तरह से कुठाराघात आप करोगे, ये कांग्रेस की मानसिकता है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की मानसिकता भारत की जनता ने देख ली है, किस तरह से सिर्फ आपने एक विशेष समुदाय को प्रश्रय दिया है आपने, और किसी भी जाति वर्ग समुदाय पे कभी आपने उनका भला नहीं किया, सिर्फ उनको वोट बैंक मांगा है। आज आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हुए। काम करता है, आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हो कि राम मंदिर का निर्माण, इसका मतलब राम मंदिर के विरोधी हो? बिल्कुल हो विरोधी। कांग्रेस पार्टी ने तो हलफनामा दिया था, हलफनामा आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि राम भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये तो आपके विचार है, तो आप क्या आदिवासियों का भला करोगे? आदिवासियों का भला आप सोच ही नहीं सकते हो, जिसने अपने भगवान पर आरोप लगा दिया। ध्रुवीकरण करना, वोटों की राजनीति करना है बीजेपी के मूल सिद्धांत में निहित है। वो कभी भी विकास की राजनीति नहीं करते। मैं योगेंद्र जी पूछना चाहता हूँ, क्या आदिवासी का मान सम्मान करना ध्रुवीकरण है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि नहीं, आप बताइए कि आदिवासी दलित गरीब समुदाय का मान सम्मान करना क्या ध्रुवीकरण है? आपकी सरकार केंद्र के नेतृत्व में आई, उन मुद्दों का क्या हुआ? आप रोजगार के लिए नेतृत्व, आप सरकार में आए, उन रोजगारों का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगारों की बात आपने की। चलिए अपन मानगढ़ पे लौटे, अपन मानगढ़ चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार अनिल का रुख करना चाहूंगा। अनिल, मानगढ़ जरूरी क्यों है? इसके सियासी मायने। लगभग 100 सीट पूरी तरह से प्रभावी होती हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की विधानसभा सीट, करीब 50 सीट लोकसभा की आदिवासियों से इस बेल्ट जो धाम है इसके महत्व से प्रभावित होते हैं। कोई पीछे नहीं हटना चाहता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर कोई से बुनाना चाहता है। सियासी मायने हैं, सियासत में बुनाई है, जो करेगा वो उसको भोगने की कोशिश भी करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वास्तव में आदिवासियों को अभी भी जो हक मिलना चाहिए, जो उनकी सूरत बदलनी चाहिए, क्या वो बदल पा रही है? वो अपने आरक्षण की फुलफिल कराने के लिए लड़ते रहते हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। अभी भी एजुकेशन के अभाव में आप जानते हैं किस तरह से रेड कॉरिडोर तैयार हो गया वहाँ पे। मैं बात मानगढ़ की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आदिवासी बेल्ट, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, दूसरी जगह और हो, वेस्ट बंगाल हो, कई जगह पे जल, जमीन और जंगल, उसके लिए वो लड़ाई करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि क्या वास्तव में वोट के साथ साथ, वोट तो देंगे, साथ ये काम करेंगे तो आप गिना करके आप मांगेंगे, आपका हक है।
और डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, ये लोकतंत्र का उत्सव होता है, उसमें मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है अभी कि वास्तव में आदिवासियों से हमारी बात होती है, किस तरह की स्थितियां हैं? वो कहते हैं आए दिन हमें जूझना पड़ता है अभी भी। देखिए बिल्कुल विकास अगर देखा जाए, जिस तरह से राजस्थान हो, गुजरात हो, तमाम अगर स्टेट की बात की जाए, विकास की जो पटरी है, विकास की जो राह आदिवासी एरिया में होनी चाहिए थी, उतनी शायद नहीं हो पाई है। डिमांड आज देख ली जाए, हर जगह से डिमांड उनकी तरफ, चिकित्सा सुविधाओं के देखे, शिक्षा क्षेत्र में अगर देखा जाए वो डिमांड उनकी रहती है। अलग से उनको आरक्षण किस तरह से दिया जा सकता है, लगातार ये मांग भी उठती रही है। हमने देखा भी था कि पिछले दिनों किस तरह से डूंगरपुर एरिया के अंदर आंदोलन जो आदिवासी कर रहे थे, काफ़ी उग्र आंदोलन हो गया था। लगातार सरकारों से मांग होती रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमने अक्सर ये देखा है राजनीति के अंदर कि जब भी चुनाव आते हैं या फिर चुनावी माहौल होता है, इस एरिया के अंदर, ऐसा नहीं है बीजेपी की ही रैलियां हुई हैं, हमने देखा है कांग्रेस की रैलियां भी हुई हैं। और इसकी वजह यह भी है कि यहाँ से अगर किसी पार्टी को बढ़त मिलती है, एक तरफा वोट बैंक होता है। आदिवासी में अगर एक मैसेज चला जाता है तो वो जो वोट बैंक है, उस मैसेज का अगर पॉजिटिव मैसेज जाता है तो पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं लहर बन जाती है, और वो लहर पार्टी को बेनिफिट भी दिलवाती है। वोट कास्ट करने के देखकर हम देखेंगे मतदान जब होता है तो मतदान में अगर किसी पार्टी के पक्ष में लहर है तो वो आदिवासी बेल्ट, चाहे राजस्थान सहित गुजरात, एमपी की बात कर ली जाए, वो बेनिफिट कहीं ना कहीं पार्टी को मिलेगा। हम देख रहे हैं, हम आबू रोड जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 30 सितंबर को आए थे, संबोधन हालांकि नहीं हो पाया, लेकिन वादा किया था कि वो फिर से लौट कर आएंगे। और अब जब आ रहे हैं तो एक खाका कहीं ना कहीं बन रहा है कि शायद मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक यहाँ पर बना दिया जाए। बना दिया जाए। गुलाब चंद कटारिया की उस बयान को भी हम कोट कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात भी नहीं। देखिए, दो चीजें यहाँ पे, बेनेश्वर धाम और मानगढ़ धाम, इन दोनों को लेकर के आदिवासियों के एक बड़ी आस्था के केंद्र हैं। राहुल गांधी हाल ही आके भी गए हैं, तो उस तरह से भी देखा जा रहा है कि बेनेश्वर में आए थे। अभी जब मोदी आ रहे हैं मानगढ़, तो दोनों ही की बात है कि दोनों जगह पे उसका एक असर होता है। आदिवासी चाहे बांसवाड़ा के हों या फिर डूंगरपुर के हों या दूसरे जिलों के हों या राज्यों के हो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ के, तो ये एक बड़ा असर पड़ता है। तो एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि एक रणनीति का हिस्सा है राजनीतिक दलों की कि इसे हम भुना कैसे सकते हैं, और ये मैसेज भी चला जाए कि हम आदिवासियों का, हमसे ज़्यादा कोई उनमें दिलचस्पी नहीं रखता, कोई हमसे ज़्यादा उनका सुधार नहीं करना चाहता। एक मैसेज भी है इसमें। देखिए बिल्कुल है। फिलहाल गुजरात के चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद में राजस्थान और एमपी के चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में अक्सर हम देखते हैं कि जो निर्णायक भूमिका होती है, जो प्रत्याशी जीतकर निकलता है, 1000 के करीब अगर वोटों की लीड भी होती है तो वो बड़ी लीड कहीं ना कहीं हो जाती है और वहाँ से बढ़त पार्टी को मिल जाती है। तो ऐसे में फोकस है गुजरात को यहाँ से साधा जाएगा, और उसके साथ साथ 2023 की रूपरेखा जो राजस्थान से है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बनाई जाएगी। देखा जाएगा कि यहाँ से घोषणाएं किस तरह से होती हैं। राष्ट्रीय स्मारक के साथ साथ ऐसा नहीं कि एक ही घोषणा यहाँ पर होगी। लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो उस दौरान आदिवासी की जो समस्याएं हैं उनको फोकस जरूर किया जाएगा, और शायद उस संबोधन में ये भी जिक्र हो कि अगली बार अगर भाजपा की राजस्थान में सरकार बनती है तो ये तो राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा रहा है, उसके बाद में सरकार बनने के बाद में उनकी जो दुविधाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको भी फोकस किया जाएगा। बिल्कुल, तो वजह साफ है। खैर, लेकिन मैं पहले भी कह रहा हूं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। जिसको जो अवसर मिलता है वो आपकी रणनीति है कि आप उसे कितना भुना सकते हैं, और हर पार्टी कोशिश करती है। शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा, मुद्दे पे रहें। हम मानगढ़ की बात कर रहे हैं, हम राम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो अपन मानगढ़ को लेकर के कैसे कह सकते हैं कि मानगढ़ को लेके, देखिए सरकार आपकी भी रही है, कांग्रेस को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, बिल्कुल ठीक किया, करना चाहिए। कांग्रेस आपको खड़ा करेगी, वो भी कोई नई बात नहीं है। राजस्थान में सरकार आपकी भी रही है और लंबे समय तक रही है, मुख्यमंत्री रही हैं। वसुंधरा जी 2 बार रह चुकी हैं, भैरव सिंह जी अपनी अच्छी 8 साल की पारी खेल करके गए हैं। तो मानगढ़ को वो रेस्पेक्ट क्या वास्तव में पहले से मिल पा रहा है, या हम उसको खारिज करें कि चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी स्थितियां रही होंगी, क्या हो पाया नहीं हो पाया। देखिए, आस्था तो सबकी रही है, मैं इसे नहीं कह सकता कि किसी ने गौर ही नहीं किया, हर व्यक्ति की आस्था है। आज नई पीढ़ी को भी जब हम बच्चों को बताते हैं कि जलियांवाला बाग तो आपने देखा ही है, राजस्थान में उससे भी बड़ा कांड हुआ था, 1500 आदिवासियों को मार दिया गया था, तो वो भी हो जाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, हमारी धरती पर हुआ। तो ये बात है, इतिहास के पन्नों में भी, अभी तो आप बात छोड़िए, पाठ्यक्रमों में सिर्फ हम ये देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम में ये नीति डालने से, ये बदलाव करने से आका किसका खुश हो सकता है, हमारा फोकस केवल वहाँ रहता है। इतिहास के पन्नों में जो बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, जिस धाम के लिए, जिस घटना के लिए, बहुत बड़ा फोकस नहीं रहा। आप लोगों को लगता है कि वास्तव में मानगढ़ को लेकर जितना जिक्र होना चाहिए था इतिहास के पन्नों में, इतना हो पाया किसी पाठ्यक्रम में?
योगेंद्र जी, बिल्कुल आपकी सही बात है कि जितना मानगढ़ को इतिहास के में दर्जा मिलना चाहिए था, महत्व मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। आप देखिए, लेकिन जिसकी कांग्रेस पार्टी की जिसकी शासन रहा इतने साल भारत में, और उन्होंने उनकी आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और अब जब भारतीय जनता पार्टी इसको राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित कर सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, 1 तारीख को पता लगेगा, लेकिन हमने आज इस जो आदिवासी संस्कृति थी उसको पुनर्जीवित करने का काम किया है, पुनरुत्थान करने का काम किया। आप देखिए 2004 में भी जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थी तब भी उन्होंने सड़कें बनवाई थी। 2004 में वसुंधरा जी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब वहां पे दूणी महल और स्मृति उद्यान और पैनोरामा वगैरह सब बना था। और एक महत्व के स्थान को कि आदिवासियों के हम कैसे समस्याओं को दूर किया जा सकता है, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे आप उनकी शिक्षा से रिलेटेड हो, वो सारी जो बुनियादी सुविधाएं उनको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उस दिशा में आज भारत बढ़ चुका है कि आदिवासियों और दलितों का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया, और उन्होंने सिर्फ उनको वोट बैंक मांगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से गोविंद गुरु जो भील जाति के एक बहुत बड़े समुदाय को उन्होंने लीड किया, हालांकि वो आते थे वो बंजारा समुदाय से, लेकिन उन्होंने उन आदिवासी भील जाति और जितने भी तमाम और आदिवासी क्षेत्र थे उनके जो समुदाय थे, वर्ग थे, उन सबको लीड किया। और किस तरह से अंग्रेजों से उन्होंने लड़के एक स्वतंत्रता का सिंबल बनाया, जिसको हमको भूलना नहीं चाहिए। और यही काम आप देखिए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उनके नेतृत्व में आप देखिए जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, क्रांतिकारी हैं, आदिवासी नेता हैं, महापुरुष हैं, उन सबको आप देखिए गौरवान्वित करना, उनको मान सम्मान दिलाने का काम कर रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इससे मैं मोदी जी की सोच मानूं या बीजेपी की? बीजेपी के रणनीतिकार तो पहले भी थे। नहीं, निश्चित तौर पे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग नहीं है, आप अलग नहीं कर सकते उनको। कांग्रेस प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस की तो चूक रही, 60 साल में मानगढ़ का याद नहीं आया किसी को भी। बीजेपी की भी चूक रही। नहीं, बीजेपी ने तो जो संभव कर सकते थे राज्य सरकार, उन्होंने राज्य सरकार ने किया है। आप देखिए जब केंद्र में 60 साल कांग्रेस की सरकार रही तब उनको आदिवासियों का ख्याल नहीं आया, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां एक सड़कों का पूरा एक जाल बिछाना चाहते हैं, और आप देख लेंगे एक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, और किस तरफ से वहां डेवलपमेंट होगा और किस तरह से उसको राष्ट्रीय स्मारक की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, और किस तरह से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों गुरु गोविंद पर एक किताब भी लिख रही है ताकि आने वाली पीढ़ियों को मालूम पड़े कि उनका कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने अपने भारत की स्वतंत्रता में अपना बलिदान दे दिया। और आपने सही कहा था, जो 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था उससे बड़ा ये कांड था 1913 का, जब नवंबर 1913 का, और 1 नवंबर जो एक पवित्र महीना आ रहा है आदिवासियों के लिए, उसी दिन आप देखिए इतना बड़ा गौरव उनको मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब पार्टियों ने क्या किया नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदैव आदिवासी, दलित, पिछड़े, वंचित, गरीबों का ध्यान रखा है, और उसी नीति के तहत वो आगे चल रहे हैं। आप देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद के लिए क्या कर रहे हैं, गांधी परिवार ने तो पूरा परिवार बनाया है, वो तो प्राइवेट इंडिया लिमिटेड की तरह चल रही है, 70-75 साल से भारत पे शासन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कोई लोग नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, वो तो एक राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है। आप देख रहे होंगे एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है केंद्र में, जो भी वो काम कर रहे हैं, एक जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान है भारत का, जो इतिहास को दबा दिया गया था कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्टों के द्वारा, उसको वापस रिवाइव करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। वही तो कर रहा हूं ना, तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आपसे पहले बीजेपी से भी चूक रही है, ये बीजेपी कर नहीं पाई, वो आपके रणनीतिकार भी कांग्रेस की तरफ फेल रहे हैं। शैलेंद्र जी मान लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब वो जो हक आदिवासियों को मिलना चाहिए वो मिल रहा है। मैं तो अभी भी कहूंगा कि इतिहास के पन्नों पर आपको, मेरे को, अपने आने वाली पीढ़ी को जो पढ़ने के लिए मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, वो किसी ने गौर नहीं किया, वो होना चाहिए था। हम बात करते हैं जलियांवाला बाग की, अरे उससे तो 6 साल पहले राजस्थान में उस इतना बड़ा विभत्स और इतना बड़ा कांड हुआ जिसके लिए किसने इतनी चर्चाएं सुनी है, तो मानगढ़ चर्चा में आता है, इस वजह से लोग पढ़ते हैं। वो चूक हमारी कहीं पे भी रही हो, लेकिन एक सोच नहीं रही हमारी कि ये चीज, देखो जलियांवाला बाग है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं खुद गया हूँ जलियांवाला बाग, देखा जब मैंने अमृतसर गया तब। तो ये भी है यहाँ पे, एक हमारे इतिहास में भी बताया जाना चाहिए कि राजस्थान का वास्तव में आज़ादी के आंदोलन में कितना बड़ा योगदान रहा, ये पार्टियों को बताना चाहिए। हम केवल इलेक्शन के मोड़ पे आकर के इन चीज़ों को याद नहीं रखें। ये तो हमेशा श्रद्धा सुमन, शहादत के प्रति हमारा जो एक नजरिया होना चाहिए, एक रेस्पेक्ट जो हमारा होना चाहिए, तो हमेशा होना चाहिए। और किसी भी पार्टी के स्तर पर कहीं पे भी मैं शैलेंद्र जाऊंगा, अगर पंकज जी के पास जाना चाहूंगा, समय थोड़ा कम रहेगा। पंकज जी, अभी आपने सुना, देखिए मैं तो पहले ही कहूंगा कि सम्मान तो आप तब से देना शुरू करते हैं कि जब आप इतिहास में उन चीज़ों को उस तरह से पिरोते हैं, बताते हैं बच्चों को।
स्कूल के उस पाठ्यक्रम में होता है कि हम अब तो मानगढ़ धाम तब हुआ तरबसी हो गया, मानगढ़ को लेकर कितनी अवेयरनेस रही, कितने लोगों ने पढ़ा उस वक्त कि हाँ मानगढ़ का इतिहास कह रहा, क्यों हुआ था ऐसा? देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता ने जो कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं उनका जवाब पहले देना चाहूँगा। देखिए, भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उसकी कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। कांग्रेस की तो वो सरकार है जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हो, इनके नेताओं ने, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने पूरा काम किया। इनके नेताओं ने तो मुखबरी की है, पेंशन उठाई है, वजीफा उठाया है अंग्रेजों से, तो ये तो उस पर बोलने के हकदार ही नहीं है। मानगढ़ पे लौटे अपन अभी, लेकिन जब मैं मानगढ़ पे लौटता हूँ, ये कह रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस की सरकार, इनके से पहले, कांग्रेस से पहले भी भाजपा की सरकारें रही हैं, अटल बिहारी जी के नेतृत्व में रही हैं, वीपी सिंह जी के को समर्थित सरकार रही है भाजपा की, चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में भी इन्होंने समर्थन दिया है। इसके अलावा लगातार राजस्थान में इनकी भैरव सिंह जी के नेतृत्व में हो, वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार रही है, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने लगातार इस पर योजनाओं पे काम किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो रेल मार्ग से जोड़ने का काम किया है। इनसे पूछिए इन्होंने 8 साल में कहाँ क्या काम किया, डूंगरपुर जैसे जो आदिवासी क्षेत्रों को उनको रेल से जोड़ने के लिए क्या काम किया। इन्होंने तो जो ERCP योजना है उसमें भी पानी तक नहीं पहुंचाना चाहते। ये जो बात करते हैं आस्था के लिए, मानगढ़ पे लौट रहा हूँ, ये सब चीजें रिलेटेड हैं। जो आस्था का प्रतीक है उसे सिर्फ चुनावी राजनीति करने के लिए यूज करना इन लोगों की फितरत में शामिल है। ये सिर्फ धार्मिक स्थलों का प्रयोग केवल चुनाव जीतने के लिए, वोट बटोरने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए करते हैं। ना विकास से इनको मतलब है, ना रोजगार से मतलब है। वहां के लोगों के, आदिवासी लोगों के लिए रोजगार के लिए उन्होंने क्या काम किया, क्या विकास की योजनाएं लेकर आए। यहाँ तो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष तौर पर दिया गया है। चलिए, लेकिन मानगढ़ को लेकर के जो भी बताया जा रहा है कि बीजेपी को भी हमने कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन वास्तव में मानगढ़ को जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए तो किसी पार्टी ने दिया नहीं है। चुनाव के वक्त याद आती है जब एक पार्टी एक ढोल पीटना शुरू करती है तो उसके साथ और भी पैसे बचने शुरू हो जाते हैं। लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र की सरकार से कि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, लेकिन अब क्योंकि चुनाव का वक्त है और अभी भी तय नहीं कि मोदी जी से घोषित करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम लगातार मांग कर रहे हैं। हमने जो राज्य स्तर पे जो योजनाएं कार्यान्वयन हो सकता था, जो विकास की योजनाएं लागू करी जा सकती थी, उनकी आधारशिलाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने रख दी है। उस पर लगातार काम होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी परसों 1 तारीख को जो मोदी जी आ रहे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अब वो वक्त आ गया है कि आप राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मानगढ़ धाम को घोषित कर दें। और मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता से भी कहूंगा कि वे भी ये निवेदन करें मोदी जी से कि वो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं ने इस बात को लाने की कोशिश की है, वो चाहे अशोक गहलोत हो या गुलाब चंद कटारिया हो, फिर वहां के सांसद कटारिया हो। अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात, अनिल समय कम है, 1 मिनट में आपसे जवाब चाहूंगा। बड़ी रोचक बात देखिए आप, बेरुखी कितनी है। मैं जब पढ़ रहा था कुछ जगह पे ऐसे ही वहां के विधायक और सांसदों ने भी उस तरह से इस बात को नहीं उठाई कि जो वास्तव में उठाया जाना चाहिए। जिन आदिवासियों ने वोट देकर के उन्हें चुनते हैं, वो भी मानगढ़ और बेनेश्वर के प्रति जो लगाव होना चाहिए था उनका, सिर्फ वो भी पार्टी लाइनों से बंधे रहे। देखिए, बिल्कुल सरकारों का रुख देख लिया जाए या फिर नेताओं का देख लिया जाए, इतना माहौल नहीं बना। और डिमांड भी अगर देखी जाए तो शायद ऐसी नहीं रही है। अभी भी जिस तरह का माहौल बन रहा है, ऐसा नहीं हो जाए कि राष्ट्रीय स्मारक बनना था और वो बनते बनते रह जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं राजनीति बढ़ गई है, कदम अपने सियासत ने बढ़ा लिए और उसमें लगता है कि शायद ये जो पेच है कहीं ना कहीं फंस सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार डिमांड कर रही है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भी डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा होनी चाहिए। बीजेपी जरूर इस सुर में सुर मिला रही है, ये भी साथ दे रही है कि हाँ राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि इस बार केंद्र में मोदी की सरकार है। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो उस दौरान शायद एक लाइन ये नहीं हो जाए कि कांग्रेस ने मांग की थी और बीजेपी ने फिर इसमें घोषणा यहाँ पर की, तो ये जो काम होना चाहिए, जो राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा यहाँ पर होनी चाहिए, उलझ नहीं जाए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। मैं शैलेंद्र जी, सॉरी, ऑलरेडी टाइम हो चुका है यहाँ। चलिए, लेकिन वो सम्मान मिलना चाहिए, उस शहादत को मिलना चाहिए। इसमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे आदिवासी पॉलिटिकल पार्टीज जो ताल्लुक रखती हैं वो हो, ये श्रेय की बात नहीं है। और उसके बाद भी इसका ऐसा चीनी नुक्ता मत करना कि ये ऐसी स्थितियां बने कि ये हमारी वजह से, हमारे प्रेशर में क्या, ऐसा नहीं है। अब से पहले मुझे लगता है कि अगर मोदी जी 1 तारीख को इसे राष्ट्रीय स्मारक अनाउंस कर भी देते हैं, तो अगर वास्तव में इस पे अगर वो उस तरह की स्थितियां बनेंगी कि हमारा श्रेय की होड़ मचेगी, तो मुझे लगता है कि वो एक नाइंसाफी होगी। वो शहादत के प्रति हमारा सौहार्द या रेस्पेक्ट नहीं होगा।
आप केवल हक, अगर उस पर भी अगर इस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी तो मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वो शहादत बिल्कुल नहीं कह सकते हम उससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।